हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की 7th लेसन शांति के प्रयास को देखेंगे। अच्छा, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन को कवर कर लिया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे यूएनओ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसे जहाँ पे उन्हें जो है यूएनओ के बारे में पढ़ना है, या फिर वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिन्हें ये लेसन समझने में दिक्कत आ रही है और एमसीक्यू करना है, तो वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब होता है 1914 से लेकर के 1918 तक, देन इसके बाद में आपका 1919 में आपका गठित होता है राष्ट्र संघ। अब इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बनता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध से अधिक महसूस की गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे शांति स्थापित करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को लगने लगा। यह युद्ध अधिक भयंकर और संहारक साबित हुआ, जिसमें आणविक हथियारों का भी प्रयोग हुआ। तो ये जो है एक ऐसा युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें आणविक हथियार का प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र राष्ट्रों ने अपनी विजय की आशा रखकर पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का निश्चय किया जो राष्ट्र संघ की भांति असमर्थ और त्रुटिपूर्ण न होकर पूरी तरह जो है शक्तिशाली हो। तो जो मित्र राष्ट्र थे उनको लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे, और इसके बाद में जब जीत जाएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो जाएगा तो एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो विश्व में शांति स्थापित करे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था वो असफल हो गया था, तो वो सब जो जिन कारणों से असफल हो गया था उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग हटा करके एक नया संगठन तैयार करेंगे। ठीक है, ताकि विश्व शांति पर फिर से खतरा उत्पन्न न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आपका यूएनओ का स्थापना होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपका क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद होता है लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना। ओके, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो जो है निम्न चीज़ों का परिणाम था। क्या क्या? तो जेम्स पैलेस घोषणा, एटलांटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, मॉस्को घोषणा, तेहरान घोषणा और याल्टा सम्मेलन, इन सभी चीज़ों को ऐड करके मिला करके आपका बनाया गया यूएनओ। ठीक है, इन घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, यानी कि इन्हीं घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये सम्मेलन हो रहा है याल्टा सम्मेलन, इसमें जो 3 बड़े बड़े हस्तियां जो हैं बैठी हुई हैं, देखिए कौन कौन से। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याल्टा सम्मेलन कब हुआ था, तो फरवरी 1945 में हुआ था। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के थे, रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के थे, और स्टालिन जो कि रसिया से थे। ठीक है, तो ये 3 देश के प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ का पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कैसे होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन। ठीक है, 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डाम्स्टन ओस्क नामक स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाने थे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ अमेरिका के 1944 में। ठीक है, 1944 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और इसका एक जगह था डाम्स्टन ओस्क एक जगह था, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनेगा जिसमें राष्ट्र संघ के बहुत सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करना, श्रमिकों की स्थिति का सुधार करना, इन सभी चीज़ें जो है उसमें उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पाई जाएंगी। ठीक है, परंतु साथ में कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी किया गया जिनसे राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी शामिल की गई जिससे जो है राष्ट्र संघ असफल हो गया था। तो वो
अब असफल न हो नया जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन रहा है, ठीक है। इसमें मित्र राष्ट्रों के सदस्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रसिया के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। तो फिर इसमें जो है आपका एकत्र हो रहा है, अमेरिका आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है और रूस आ रहा है, इसके प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इसके नए चार्टर को स्वीकार किया गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसे स्वीकार किया गया। तो 25 अप्रैल 1945 को इसका चार्टर जो है स्वीकार कर लिया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए। आप हमें बताइए कि क्या राष्ट्र संघ में भारत पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भारत जो है वो शामिल था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भी आ रहा है और भारत के साथ 50 देश और आ रहे हैं, ठीक है, इस पे हस्ताक्षर करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए और इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। तो फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसमें जितनी भी शर्तें थी उनको स्वीकार कर ली जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ जाता है। यानी कि यदि आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद में इसका जो है नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब यूएनओ का गठन हो रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। या ये भी पूछ सकता है कि यूएनओ का नाम यूएनओ किसने रखा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रखा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोगों को जो है यूएनओ का जो लोगो है वो दिख रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र, ये जैतून की डालियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। और ये यूएनओ का क्या है, लोगो है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसका लक्ष्य क्या था और उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ तो लक्ष्य होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उसकी चार्टर की धाराओं में उल्लेखित है, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य जो है निहित है। तो इसकी जो चार्टर थी जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो इसमें इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया। पहला क्या है कि शांति स्थापित करना है, आक्रमण को रोकना है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसी के वजह से ही ये बनाए ही गए थे, ताकि यूएनओ जो है पूरा आपका वर्ल्ड लेवल पे जितने भी देश जो हैं लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वाद विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसका निपटारा कर सके, ठीक है। आत्मनिर्णय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना। तो कुल मिलाकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। तीसरा देख लेते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उसको प्राप्त करना एवं मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्र में सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना जो है उत्पन्न करना। तो ये था आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या चार्टर या उद्देश्य कह सकते हैं। चौथा था संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा केंद्र बनाना जहां इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जाने वाली कार्यवाहियों में तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है एक ऐसा केंद्र बना देना था जहाँ पे जो भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस पर तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके, ठीक है। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या क्या थे। उपर्युक्त उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे जो निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है, राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित होगी। तो राष्ट्र जो है, जो भी राष्ट्र है उसमें समानता होगा, ठीक है, और उसी पर ये संस्था जो है आधारित होगी। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का स्वागत करेगा और उसका जो है उल्लंघन नहीं करेगा। तो जितने भी राष्ट्र सदस्य हैं, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, वे इसका जो चार्टर है उसका स्वागत करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा। यानी कि कहा जा रहा है, मानते हैं कि सभी में समानता स्थापित करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि असमानता कहीं पे भी फैला दी है, ठीक है। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों या विवादों या का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। ये नहीं कि युद्ध पे ही तुल गए, इस टाइप से नहीं करना है। चौथा है, संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा या किसी भी तरह से
विनष्ट नहीं करेंगे। अब जो संस्था के सदस्य किसी दूसरे देश की स्वतंत्रता को और अखंडता को भंग नहीं करेंगे। ठीक है। 5वां है, घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने की वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। तो ये जो घोषणा पत्र है जिसका अवहेलना कोई करेगा तो उसका कोई भी सदस्य राष्ट्र जो है सहायता नहीं करेगा। ठीक है। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। अगर कोई भी देश छोटा हो बड़ा हो जो यूएनए का जो भी नियम है उसको भंग करेगा तो इसके विरुद्ध में जो है कार्यवाही की जाएगी। और लास्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, ये जो वाला जो पॉइंट है ये आपको याद है लीग ऑफ नेशन में भी यही कहा गया था कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा यूएनओ। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या सिद्धांत वगैरह थे इसके। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है बॉक्स में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं, यानी कि यूएनओ का जो भी नियम कानून था उसको हम लोग चार्टर कहते हैं। ठीक है। इसमें 111 धाराएं हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसमें कितनी धाराएं हैं, यूएनओ में कितनी धाराएं हैं, तो 111 धाराएं हैं जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। तो ये नियम कानून दिए गए हैं जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन किया जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उपर्युक्त उद्देश्य एवं सिद्धांतों में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह अस्तित्व के भाव निहित है। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का भी गठन इसलिए किया गया था ताकि विश्व शांति बना रहे, सुरक्षा बना रहे, सह अस्तित्व का भाव बना रहे। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। ठीक है। तो ये क्यों विश्व बंधुत्व बना रहे और समानता स्थापित हो, इसलिए ये किया गया था। ठीक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों कि इसके झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हैं जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। तो कुल मिलाकर के ये बताता है कि प्रेजेंट टाइम में भी जितने भी इसके काम हैं वो आज भी प्रासंगिक है और विश्वसनीय है, तभी तो आज भी यूएनओ वर्क कर रहा है। ओके, वर्तमान में इसके 192 सदस्य हैं। मॉन्टेनिग्रो इसका नवीनतम सदस्य 152वां जो है सदस्य बना है, जिसने 2006 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। तो ये जो बुक है हमारा वो ओल्ड हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में जो इसके सदस्य है 193 सदस्य है और दक्षिणी सूडान जो है जो कि 2011 में इसका सदस्य बना है। ठीक है। अब से देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन के अंग कौन कौन से थी। व्यवस्थापिका सभा था, काउंसिल था, उसके बाद में सेक्रेटरीट था यानी कि सचिवालय था आपका। ठीक है। तो अब इसके देख लेते हैं कि इसके कितने अंग हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। VVI मार्क कीजिएगा। आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। अच्छा, कब गठन हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। ये प्रमुख अंग निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद है आपका न्यास परिषद और है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय ये तो आप लीग ऑफ नेशन में भी पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका और आम सभा जिसको प्रतिनिधि सभा भी आप बोल सकते हैं, तो ये भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप लीग ऑफ नेशन में भी पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आम सभा यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। तो सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? आम सभा है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। कैसे हम लोग प्रतिनिधि सभा में देख रहे थे व्यवस्थापिका सभा कि प्रत्येक देश के वहाँ पे प्रतिनिधि शामिल हो रहे थे और प्रत्येक को एक वोट देने का अधिकार था। तो इसमें भी वही हो रहा है कि प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने और वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। इसकी बैठक जो है वर्ष में एक बार होती है। ज़्यादातर आप देखिएगा कि सितंबर माह में जो है इसकी बैठक हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित होते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, उसके निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन एवं अन्य आर्थिक मुद्दों का निर्णय
लिए जाते हैं। तो इसमें कौन देश पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा देश को नया सदस्य बनाया जाए, तो इन सभी चीज़ों का निर्णय इसमें लिया जाता है। इसका महासचिव कौन बनेगा, तो ये सभी काम जो है आम सभा का है। और आप लीग ऑफ नेशन में देखें तो यही काम था आपका व्यवस्थापिका सभा का। ओके, या जिसको आप असेंबली भी बोल रहे थे। ओके, अब देखते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद। राष्ट्र संघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो इसका काम क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालक अंग है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो यदि आप रिलेट कर पाएँ तो काउंसिल जो था उसका भी काम यही था। उसमें आपका 4 स्थायी सदस्य था, बाद में आपका 2 और अस्थायी सदस्य हो जा रहे हैं, और 9 जो थे अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर मिला हुआ है। और कोई भी यदि 5 देश में कोई भी एक देश आपका वीटो लगा दे, यानी कि उसको रोक दे, तो वो कोई भी विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूएनओ में जो है भारत को वीटो स्थायी सदस्य के रूप में जो है स्थायी सदस्य के रूप में बनाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या होता है कि चाइना क्या करता है, वीटो लगा देता है। अब कोई भी एक देश वीटो लगा देगा तो वो विधेयक पारित नहीं होगा। आपका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया सब कह रहे हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बना लेना चाहिए, लेकिन चाइना हस्तक्षेप कर जाता है और फिर क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं बन पाता है भारत जो है अस्थायी सदस्य के रूप में अभी है, प्रेजेंट टाइम है। ओके, अब थर्ड देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। अच्छा, तो इसमें आपसे यही पूछेगा कि कौन कौन से स्थायी सदस्य है। अगर आप मैप में देखें तो सबसे पहले अमेरिका आएगा, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, और फिर रसिया, और फिर चाइना आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैप बना के बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, यह आपका अमेरिका हो गया यानी कि यूएसए, फिर आपका एक छोटा सा यहाँ पे आपका यूरोप, और ये यहाँ पे यूरोप में मतलब ब्रिटेन, और यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये रसिया, तो कितने हो गए 1 2 3 और 4, और ये आपका चाइना 5। ठीक है, 5 सदस्य हो जाएंगे। और छठा भारत को बनाए जाने की बात हो रही है, बट चाइना वीटो कर देता है बार बार। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों का अध्ययन करती है। तो इसका काम क्या है आर्थिक और सामाजिक परिषद का, कि जगह जगह पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे जो भी सामाजिक दिक्कत है, सांस्कृतिक दिक्कत है, शैक्षिक और स्वास्थ्य से संबंधित मामले हैं उसका अध्ययन करना, एक रिपोर्ट तैयार करना, और इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर उसे प्रदान करती हैं। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो भी सूचना होता है, यदि सुरक्षा परिषद उस सूचना को मांगता है तो उसे प्रदान कर देता है। ठीक है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग अलग समूह कार्यरत है। अच्छा, ये आर्थिक और सामाजिक परिषद का ही ये सभी क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। यूनिसेफ, आप लोगों ने नाम सुना होगा। यूनेस्को में ही विभिन्न प्रकार के विरासत स्थलों को शामिल किया जाता है, जैसे आपका एलोरा, अजंता की गुफाएं हो गई, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इन सभी को यूनेस्को में शामिल किया गया है। फिर से आपका मानव अधिकार आयोग, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानव अधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत ही आ रही हैं। ओके, अब देखते हैं चौथा जो है न्यास परिषद। न्यास परिषद का क्या काम है? संयुक्त राष्ट्र का यह अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में। कुल मिलाकर के न्यास परिषद का काम ये है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे खुद का स्वायत्त शासन नहीं है, यानी कि वो देश जो है संप्रभुता नहीं है वहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका न्यास परिषद उस देश का क्या करता है, उस देश को चलाता है। ठीक है, अब माइक्रोनेशिया जो है, माइक्रोनेशिया 4 द्वीपों का समूह है
और इसका शासन दे दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका को। इस प्रकार से इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं न्यास परिषद के। पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है कि लोगों के स्वायत्त शासन एवं स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना, यानी कि लोगों का स्वशासन हो और स्वतंत्रता स्थापित हो, इसका सहायता करना, इसका विकास करना। मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना, मानव का जो भी अधिकार है और उसका स्वतंत्रता जो भी है उसको जो है बढ़ाना। और सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्य संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। तो जो भी सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामले हैं उसमें समानता लाना इसका काम है। ओके, अब हम लोग 5वां देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, क्या आपको याद है कि आप लोगों ने लीग ऑफ नेशन में भी इसे पढ़ा था? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। यह कैसी संस्था है? तो कानूनी है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करती है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका जो विवाद चल रहे हैं उसका ये निर्णय करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक स्टेट में आपका कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। एक पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है। वैसे ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक कोर्ट है जो पूरे अलग अलग देशों का समस्या का निपटान करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। ठीक है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसे न्याय के निमित्त सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूप प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड, हेग में है। अच्छा, जब लीग ऑफ नेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ इसका भी, लीग ऑफ नेशन में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था उसका भी हेडक्वार्टर जो था नीदरलैंड में था। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। ओके, अब हम लोग देखते हैं सचिवालय के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो 6 प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, जिसमें से सचिवालय जो है एक प्रमुख अंग है। इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है। जो हम लोग सुनते हैं लोग कि महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, वो एक्चुअल में सचिवालय का जो है प्रमुख क्या होता है? मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है, यह राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जहाँ सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। तो ये राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं कि ये है जहाँ पे जो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसके कर्मचारियों के रूप में प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। अब ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इसे आप VVI मार्क कीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली तथा वर्तमान महासचिव बान की मून है, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। तो प्रेजेंट टाइम में तो बान की मून नहीं है, ये बुक को पब्लिश किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए अच्छा यहाँ पे जो सबसे प्रथम महासचिव थे UNO के, तो वे थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। और ये जो है, और ये 2017 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट टाइम 2024 तक ये हैं, और मैं भी 2025 में भी यही रहे। तो सचिवालय के महासचिव कौन है अभी प्रेजेंट में? एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं और असफलताएं क्या क्या थी। राजनैतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां महान रही हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र हो या गैर राजनीतिक क्षेत्र हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां जो है काफ़ी अच्छी रही हैं। इन उपलब्धियों में इसकी सफलता एवं असफलता के तथ्य जो है ढूंढे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में अनेक युद्ध की परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही यह पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी भूमिका ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने से रोक रखा है। कुल मिलाकर के जो UNO है वो हम लोगों को 3rd वर्ल्ड वार तक अभी जो है रोके रखा है। तो ये इसका जो है काफ़ी एक बड़ा आप सफलता मान सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 3rd वर्ल्ड वार नहीं देखा है। ठीक है, इसने विवादों की उग्रता को कम करने और पारस्परिक वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई है। तो जो भी विवाद की उग्रता है, जो भी विवाद है या पारस्परिक वार्ता है, इसका मंच तैयार करने में इसने बहुत ही सफल भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न संस्थानों ने विश्व के अविकसित, पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य,
संबंधी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जो भी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर करने में भी इसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने, जैसे कि पुनर्वास कार्य, संक्रामक बीमारियों को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महती भूमिका रही है। तो ये इन सब चीज़ों में, पुनर्वास कार्य में, संक्रामक बीमारी को रोकने में, आर्थिक जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको करने में यूएनओ की भूमिका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत एवं उद्देश्य में विश्व शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इस दिशा में संघ प्रयासरत है। इस संदर्भ में इसकी सफलताएं जो हैं उल्लेखनीय हैं। तो कुल मिला के इसका भी सिद्धांत और उद्देश्य यही है कि विश्व में शांति की स्थापना करना। ठीक है। एशिया के विभिन्न देशों के मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की सराहनीय भूमिका रही है। 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटाने के लिए दबाव डाला। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ भी सफल रहा। ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा जो इसकी सफलताएं हैं इन्हें गिनवाई जा रही हैं। 1956 में स्वेज नहर के मामले में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये स्वेज नहर जो था यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर दिया और शांति स्थापित किया। 1959 में लेबनान पर संकट आया तो संयुक्त राष्ट्र ने अपना दल भेजकर संकट को दूर करने का प्रयास किया। मध्य एशिया में फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा एक विकट रूप ले चुका था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका ने बहुत हद तक कम किया। तो फिलिस्तीन और इजराइल का जो भी मामला था उसको भी कम करने में इसने अहम भूमिका निभाई। साथ ही अरब राज्यों में होने वाले तनाव को भी कम करने में यह सफल रहा। तो अरब में जो भी तनाव की स्थितियाँ थी उसको भी कम करने में काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया। ठीक है। 1988 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेस द कुइयार के प्रयत्नों से ईरान इराक के बीच 8 वर्षों से चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। तो इराक और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे उस टाइम के, 1988 का बात कर रहा है, पेरेस द कुइयार, इनके प्रयत्नों से इन दोनों के बीच में युद्ध जो चल रहा था वो समाप्त हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध बंद कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने ठोस कदम उठाए। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उस पर भी ये ठोस कदम उठाता है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो सुरक्षा परिषद ने युद्धबंदी को आज़ाद करने की दिशा में जो है सफल प्रयास किए। तो बहुत सारे इसने काम किए जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। अफ्रीका महादेश में यूरोपीय औपनिवेशिक नीति के कारण उन्हें स्वतंत्रता देने में काफ़ी विवाद और समस्याएं सामने आई तथा वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इन समस्याओं को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्तमान समय में भी नाइजीरिया, अंगोला, सियरा लियोन आदि देशों में छिड़े गृह युद्ध को रोकने में राष्ट्रसंघ शांति सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। 1990 ईस्वी में इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवैध ठहराया और 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं के बारे में। तो इसमें से आपसे एग्जाम से तो आई थिंक क्वेश्चन 9 के बराबर ही आता है, तो आप इसे बस एक बार देख सकते हैं। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं क्या क्या हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी राजनैतिक भूमिका से विश्व शांति कायम करने में अनेक सफलताएं जो है हासिल की हैं, परंतु बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल भी रहा है। निशस्त्रीकरण की दिशा में इसे अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। निशस्त्रीकरण मतलब कि जो शस्त्र है, हथियार, तोप, गोला बारूद, टैंक वगैरह, जो भी युद्ध करने के लिए जो ज़रूरी आवश्यक सामग्रियां हैं उसके बारे में, उसको ख़त्म करना, मतलब उसको एकदम कम कर देना, निशस्त्री कर देना। तो इसमें अपेक्षित इसको सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि देखिए कोई भी देश है अपना सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा के लिए उसे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, और अस्त्र शस्त्र जो है सब देश चाहता है कि उसके पास ज़्यादा रहे ताकि वो समय पड़ने पे उसका यूज कर सके। तो इस दिशा में ये अच्छे से काम नहीं कर पाया है। अरब इजराइल युद्ध, फिलिस्तीन, नामीबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति, इराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि दूर करने में ये जो है असफल सिद्ध हुआ है।
अब देखते हैं असफलता के कारण क्या क्या है। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव, मतलब कि ये अर्थ के रूप में पैसे से ये खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति उसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक अंशदान द्वारा होती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है, इसका जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसका पूर्ति जो है इसके सदस्य राष्ट्र के आर्थिक अंशदान के द्वारा होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जितने सदस्य हैं वो फंड देते हैं और उस फंड से ही संयुक्त राष्ट्र चलता है। इस कारण संघ में जिस राष्ट्र का अधिक आर्थिक अंशदान होता है उसी का दबदबा बना रहता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है और इसके खर्चे का आधा हिस्सा की जिम्मेवारी जो है अमेरिका की है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप जग जाहिर है। कुल मिलाकर के ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी काम करता है उस पर कहीं ना कहीं जो है आपका अमेरिकी हस्तक्षेप देखा जाता है, क्योंकि इसका आधा खर्चा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही उठाया हुआ है और इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के ही न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अब सेकंड रीजन देख लेते हैं क्यों ये असफल हो रहा है। गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ पर विभिन्न गुटों का प्रभाव रहा है। इसके कारण अनेक मुद्दों पर इसे कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकसित राष्ट्रों के गुट G8 सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली गुट नाटो, सीटो, वार्सा आदि गुटों का प्रभाव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को घटाया है। इसके राजनीतिक हस्तक्षेप ने भी राष्ट्र संघ की असफलता को बढ़ाया है। कुल मिला के अलग अलग जो है आपके गुट बन के तैयार हो रहे हैं देश में, जैसे G8, नाटो, सीटो, वार्सा। तो इस सब की वजह से आपका यूएनओ का कोई उतना बड़ा क्या प्रभाव जो है वो नहीं रह पा रहा है। सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय असंतुलन। सुरक्षा परिषद में सभी महादेशों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जो भी सुरक्षा परिषद है उसमें सभी महादेश के प्रतिनिधि जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों में से 3 देश यूरोप से आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशियाई देशों की है, जिसका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़कर किसी में नहीं है। तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें से 3 आपका जो है यूरोप में ही आ जा रहा है, बच गया 2। और आपका जो है एशिया में सिर्फ एक चाइना के पास जो है अस्थायी सदस्य है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। ज्ञातव्य कि अस्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त है, जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है, जिसका शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रायः दुरुपयोग ही हुआ है। तो वीटो का कहीं ना कहीं शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा उसका दुरुपयोग ही होता रहा है। ठीक है, अस्थायी सेना का अभाव। किसी भी आक्रमणकारी राष्ट्र को रोकने के लिए सेना की ज़रूरत होती है। हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी बड़ा देश यदि किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है तो सेना की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है। इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसे। जो है आपसे पूछ सकता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना है, तो अपनी सेना नहीं है। सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना दिए जाने पर ही आक्रमणकारी को रोका जा सकता है। यदि कोई एक बड़ा देश किसी भी अन्य देश पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो जब सूचना मिलेगी यूएनओ को, तब इसके जो सदस्य देश हैं वहाँ से सेना आएगा और तब जाके उसको कंट्रोल करेगा, रोकेगा। तो इस प्रक्रिया में जो है काफ़ी लेट हो जा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं, परंतु भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र में तत्वाधान में भेजा है। तो भारत जो है यूएनओ में काफ़ी विश्वास रखता है, इसलिए हमेशा जब भी यूएनओ को ज़रूरत हो सेना की तब वो भेजता है। लेकिन क्या है, मेन प्रॉब्लम यही है कि संयुक्त राष्ट्र के पास सेना नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों ये यूएनओ कहीं ना कहीं असफल रह रहा है। तो औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल रहा है। पहले क्या था कि साम्राज्यवाद डायरेक्ट जो है किसी देश पे आक्रमण करके या फिर जैसे भी हो युद्ध करके साम्राज्यवाद का विस्तार किया जा रहा था। अब जो है कोई देश सीधे आक्रमण नहीं वरन आर्थिक दबाव के आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो अब कोई भी देश जो है, मानते ये कोई बड़ा देश हो गया, ये छोटा देश हो गया, ठीक है, और ये चाह रहा है कि इसमें मेरा प्रभुत्व रहे, तो ये आर्थिक दबाव डाल रहा है, पहले जैसा डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके कारण विश्व विकसित एवं विकासशील देश
के गुट में बट रहा है। अब क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है 2 गुटों में बट गया, एक तरफ विकसित देश और दूसरी तरफ विकासशील देश। विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल से संबंधित राजनीति, सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद आदि इसके जो है क्या है उदाहरण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन संस्थानों द्वारा विश्व में शांति के प्रयास निरर्थक नहीं रहे हैं। यद्यपि कुछ मुद्दों पर यह असफल रहा हो जो विवेच्य बिंदु है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, उत्श्रृंखल राष्ट्रों पर लगाम कसने तथा गैर राजनीतिक कार्यों में यह सफल रहा है। किसी भी संगठन की सफलता असफलता उसके सदस्यों की इच्छा शक्ति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अतः आवश्यक है कि इसके उद्देश्य एवं सिद्धांतों को सफल बनाने की तभी विश्व शांति के प्रयास सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यूएनओ में आस्था रखने से और इसका कहीं ना कहीं सहयोग करने से ही यूएनओ जो है सफल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अभ्यास। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो जिनेवा में था। ये आपका बात कर रहा है लीग ऑफ नेशन का। तो इसका जो सचिवालय का प्रधान कार्यालय था जिनेवा में। इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। ठीक है, हालांकि ये स्थापना के टाइम में था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी जो है, इसमें तो सभी ही लग रहे हैं। अच्छा, इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, छठा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम है? तो डार्मस्टन ओस्क का जो है आपका सफल परिणाम है ये। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 192 तो नहीं है, 193 है। और 2011 में आपका बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान हो गया। तो आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये जो लेसन ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।